से रिपीट कर दीजिए। So first of all, happy Independence Day sir. Happy Independence to you. एंड उन लोगों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम एबी प्लस सिस्टम पे बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम से काफी ज्यादा फैसिलिटी हुई है किसी भी इंजीनियर को या फिर किसी भी आर्किटेक्ट को। देन यू विल प्रोसीड। ओके, सो अबाउट एबीपीएस सिस्टम I want to ask some questions. Okay, so first question is, tell me about the automated building plan approach system in India. Okay, ये जो AB पास होता है, AB पास शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल में इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रोच सिस्टम होता है। और सेकंड है, तो सेकंड इससे पहले आया था, इसको सेकंड दिया गया है क्योंकि इससे पहले एक बार ये आ चुका है, दोबारा फिर से रिवाइज किया गया है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी उसके बाद। अब इसमें क्या हुआ, जो ऑटोमेटेड बिल्डिंग पर अप्रूवल सिस्टम होता है इसमें लेयर्स में वर्क होता है। लेयर्स में जैसे फ्लोर ग्राउंड, फ्लोर जीरो, ऐसी लेयर्स होती है, डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है। अब ये जो लेयर्स होती है कलर कोड पे काम करती है। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया ऑटोडीसीआर, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें दो प्रोसेस होती है। ओके, एक प्रोसेस होती है स्क्रूटिनी प्रोसेस, यस, और एक होता है स्क्रूटिनी इंजन। दो प्रोसेस होती है। तो जो स्क्रूटिनी जो प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, जो कलर कोड्स देते हैं वो सॉफ्टवेयर रीड कर लेता है। ओके ओके, देन उसके बाद जो स्क्रूटिनी इंजन होता है वो क्या करता है, जो डेवलपमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान सही बना है या नहीं वो रीड करता है। okay. तो उसके बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करता है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इससे पहले जो काम होता था वो किस तरह होता था, पहले की बात करते हैं, जब ये सिस्टम नहीं आया था इंडिया में तब की बात करते हैं, है ना। तो इस सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टटेक कंपनी ने बनाया, कंपनी का नाम है सॉफ्टटेक। ओके, तो हुआ है पहले जो एक्चुअल में क्या होता था उसकी बात करते हैं हम। पहले जो होता था, बहुत सारी नगर निगम या नगर पालिका में ड्राइंग्स आती थी। अब वो ड्राइंग्स हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स आती थी। तो जिससे क्या होता था, जो अथॉरिटी होती, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, नगर पालिका, उनके पास काफी सारी फाइल है। अब उसमें जो टोटल प्लॉट एरिया रहता था उसके अंदर एक बिल्ट अप एरिया होता है, आपका ग्राउंड कवरेज एरिया होता है, एफआर कैलकुलेट करना होता है। ये सारी चीजें मैनुअल कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इस सिस्टम से क्या ऐसा कुछ हुआ कि वही चीज जो सॉफ्टवेयर होता है वो लेयर्स को रीड करता है। ओके, जैसे आपका जो ग्राउंड कवरेज का जब कलर कोड होता है फ्लोर ग्राउंड का वो 10 होता है, नंबर 10। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली वो लेयर को रीड कर लेगा उस एरिया को और फाइंड आउट कर लेगा इसने सामने वाले ने बिल्डिंग परमिशन के लिए ग्राउंड कवरेज कितना दिया है। जैसे जो भी आर्किटेक्ट होगा, चाहे जो भी इंजीनियर हो, वो जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तब। सो ऑलराइट, माय सेकंड क्वेश्चन इज explain term for in detail as you discussed about before in your answer. That is FAR. Idea. Okay. FAR. Okay. Actual में FAR, अगर हम FAR की बात करें, फ्लोर एरिया रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो फ्लोर एरिया रेशियो को हिंदी में बोलना जाता है आपका फर्शी क्षेत्र अनुपात। जी, अब ये फर्शी क्षेत्र अनुपात या बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये वेरी कैसे करता है, हर सिटी का अलग अलग डेवलपमेंट प्लान होता है। okay. तो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है। जी, तो वहां का हर सिटी का एफआर अलग अलग डिसाइडेड है। वहां की सिटी का डेवलपमेंट कैसे करना, जैसे सपोज आपको इंदौर का डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से करना होगा, दूसरी सिटी का डेवलपमेंट अलग तरीके से करना होगा। ठीक है, तो सिटी का एफआर वेरी होता है, कहीं का 1.25 मिलेगा आपका, कहीं का 1.5 मिलेगा। अब कैसे इसको हम डिफाइन करें, तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सपोज प्लॉट का एरिया है, ठीक है, सपोज 1000 स्क्वायर फीट है। ओके,
एक प्लॉट एरिया है, तो आप पूरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करते, ठीक है। उसमें आप ग्राउंड कवरेज लेते हैं 50%, 60%, जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर हर फ्लोर पे आप कुछ ना कुछ बनाते हैं, मतलब प्लिंथ एरिया होता है उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे भी करते हैं, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो टोटल जो बिल्टअप एरिया होता है, बिल्टअप एरिया, एक्चुअल बिल्टअप एरिया, उसको अगर हम प्लॉट एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है, मतलब एक फैक्टर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एफएआर, फ्लोर एरिया रेशियो, ओके। और इसकी एक लिमिट होती है कि आपको परमिसिबल एफएआर दिया जाता है। अब इसको जनरली हम देखें, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करके देखें, तो एक तरीका है, आप एक 100 बाय 100 का प्लॉट लो, मतलब 100 into 100 फीट का, ओके, ठीक है। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट होगा, 10,000 स्क्वायर फीट, या सपोज आपको परमिसिबल लिमिट दिया है 1, एफआर दिया 1। अब 1 से क्या होगा, अगर आप टोटल बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब हर टोटल फ्लोर्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्ट अप एरिया होता है, उसको डिवाइड करने पे, अगर उसको डिवाइड किया आपने सपोज प्लॉट एरिया से, ओके, तो आपको एक फैक्टर मिलता है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो आप परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर गए, यस, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। वो डेवलपमेंट रूल्स को क्रॉस कर रहा है, मतलब उनका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यस। तो मैंने बताया आपको कि एक 100 बाय 100 का प्लॉट, यस, ठीक है। अगर एफआर 1 है तो आपको ग्राउंड फ्लोर का आपको कवरेज मान गया कि 100 लेना, ठीक है, पूरे प्लॉट को बनाना, ठीक है। तो आप 100 बाय 100 पे बना दोगे तो आपका टोटल एफआर बिल्टअप एरिया जितना कंस्ट्रक्शन किया आपने, मान लिया पूरा कर लिया सपोज, ठीक है, पूरा कर लिया तो 100 बाय 100 तो टोटल हो जाएगा आपका 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, और प्लॉट एरिया भी 10,000 स्क्वायर फीट है, तो 1 ही रहेगा, यस, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर आपने 100% ही कवर कर लिया तो ऊपर आप कोई दूसरी स्टोरी नहीं बना सकते, यस, राइट। दूसरा एक और तरीका ये होता है कि हम 100% पे कंस्ट्रक्शन ना करते हुए 50% पे करते हैं, ठीक है। तो 50% पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो उससे क्या होगा, जब 50% पे करेंगे तो 50% आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 50 बाय 100 का जब एरिया हो जाएगा तो उस केस में 50 into 100 करेंगे, अब 10,000 था, अब वो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 आपने ग्राउंड पे कवरेज किया लेंथ में, और 5,000 आपने आपके फर्स्ट फ्लोर पे किया, फिर से 10,000 हो गया, यस। अब इससे क्या हुआ, आपने जब 50% छोड़ दिया एरिया तो आपकी एक और मंजिल बन गई, यस। वैसे ही आप 50% के बाद 75% एरिया छोड़ेंगे तो वैसे ही आपकी जो मल्टी स्टोरी है हाइट वो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। जब आपका टोटल जो बिल्टअप एरिया है उसको हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, टोटल जो बिल्टअप एरिया है उसको हम जो टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करेंगे, और अगर वो x से क्रॉस कर गया, मतलब मोर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब ये है आपने जो एफआर का परमिसिबल एफआर जो दिया था एज पर नॉर्म्स ऑफ लोकल बॉडी, नगर निगम, नगर पालिका, जो भी होता है, ठीक है, तो क्रॉस करेगा तो उससे जो डीसीआर रूल्स है जी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये क्या है, हाइट को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करता है बिल्डिंग की हाइट, और ये हमेशा रेस्ट्रिक्ट करता रहेगा जब तक एफआर टर्म है, और ये हमेशा रहेगा, ठीक है। मतलब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते विदाउट एफआर, ओके, ठीक है। So, my third question is explain about ground coverage area. Okay. अगर हम ग्राउंड कवरेज एरिया की बात करें तो जो टोटल जो प्लॉट एरिया होता है, अब हम टोटल प्लॉट एरिया पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करते, या तो हमारे पास एरिया कम है तो रो हाउस बनाएंगे, इससे थोड़ा ज्यादा एरिया आया तो हम सेमी डी अटैच बनाएंगे, ओके, और अपने पास ज्यादा ही एरिया तो हम चारों साइड से एग्जॉस्ट छोड़ देंगे, मतलब फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक, बोथ साइड सेटबैक, ओके,
लेफ्ट और राइट, साइड 1 साइड। ओके। ठीक है, देन तो फिर ये आपका सेमी डिटेच से डिटेच हो जाएगा ये पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ग्राउंड कवरेज की अगर डेफिनेशन बोले हम, तो प्लिंथ पे जितना भी एरिया कवर होता है जी, टोटल प्लॉट एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लॉट एरिया पूरा नहीं हम कवर करते हैं, इसमें 50% या 60% जो एरिया नॉर्म्स में होता है, नॉर्म्स कौन सा, जो सिटी का डेवलपमेंट प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें ये दिया हुआ है कि एक्चुअल जो प्लॉट का साइज इतने बाय इतने का, सपोज 4 बाय 8 का है, सपोज 7 बाय 15 का है। ठीक है, तो 715 के लिए नॉर्म्स दिए है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए नॉर्म्स दिए। जैसे जैसे एरिया कम होता है वैसे वैसे ग्राउंड कवरेज बढ़ता जाता है। ओके, मतलब 80% हो गया, फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ा तो उससे ग्राउंड कवरेज क्या हो जाएगा आपका, एरिया अगर आपका बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ने के बाद ग्राउंड कवरेज कम हो जाएगा 80 से 60 या 50। ठीक है, लेकिन ये आपको डेवलपमेंट कंट्रोल रूल से उसके अकॉर्डिंग लेना। यस, ठीक है, और जो आपका सिटी का डेवलपमेंट प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो सिंपल सी एक बात है कि जो ग्राउंड कवरेज रहेगा वो आप 100% आपको कवर नहीं करना है, या राइट, या तो फ्रंट में सेटबैक छोड़ेंगे अपन, या तो पीछे रियर। ठीक है, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट। So next question is tell me limit for plot work permission to an engineer and an architect. ओके, अगर आप पर्टिकुलर तहसील से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो आपकी नगर पालिका लगती है, नगर परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले लेवल पे जाएंगे हम थोड़ा सा, तो उस केस में क्या होगा, नगर निगम लगती है। ओके, ठीक है, तो जब वहां से आप लाइसेंस, अब ऑथोराइज्ड इंजीनियर है, ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट है, तो उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म्स होते हैं, रूल नंबर 26A 26B, ठीक है, ये रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स है। ठीक है, ये कहाँ पर दिए, भूमि विकास निगम। ओके, ठीक है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, मतलब आपकी वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, भोपाल की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, हाँ, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जब लाइसेंस मिलता है, अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, आपको जो लाइसेंस मिलेगा, आप उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग 300 स्क्वायर मीटर्स पे काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इससे ज्यादा पर काम नहीं कर सकते, आपको ए लाइसेंस अप्रूव होगा। ओके, अब आप अगर आर्किटेक्ट है तो सीओए होता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, अगर वहां से रजिस्ट्रेशन है तो वहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आपको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना है या नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना है जी। ठीक है, तो आपके लिए जो एरिया लिमिट है वो एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर ज्यादा है, या फिर आप कमर्शियल वर्क भी कर सकते हैं। ओके, सिविल इंजीनियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग आप 300 स्क्वायर मीटर पे ही काम कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियर। ये लिमिटेशन मैं सिविल इंजीनियर के लिए बता रहा हूँ, आर्किटेक्ट के लिए नहीं बताई कि वो 300 स्क्वायर मीटर पे ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Next question is explain about the key plan in building permission. ओके, जब आप किसी भी बिल्डिंग का परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक की प्लान सबमिट करना होता है जी। तो ऑनलाइन सिस्टम में की प्लान आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो की प्लान होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इस पे डिस्कस कैसे करें। इसको डिस्कस करने के लिए आपका जो प्लॉट होता है, तो प्लॉट में जो सराउंडिंग्स डिटेल्स होती है, मतलब आसपास की डिटेल्स, आसपास प्लॉट्स होंगे, यस, या फिर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगा, या फिर ओपन लैंड होगा, या फिर रोड होंगे। ठीक है, तो एक तरह से लोकेशन प्लान होता है। ठीक है, राइट, करता है उस पर, ठीक है, तो उसके लिए बनाया जाता है। ओके, ठीक है, तो इसकी प्लान को हम लोकेशन प्लान में बोलते हैं, जो प्लॉट की सराउंडिंग डिटेल्स को शो करता है। ओके, नेक्स्ट। So the next question is explain the term zero layer in AutoCAD. ओके, जब भी हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोकैड स्टार्ट करने पर आप न्यू फाइल जब भी ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर सेट रहता है।
और Okay. बाई लेयर रहता है, ठीक है। हम्म। तो वो जीरो लेयर रहता है। अगर आप लेयर की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पर न्यू लेयर अल्टर एंड टाइप करके न्यू लेयर आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब वो जो लेयर रहेगी आपकी, अगर आपको बिल्डिंग परमिशन के लिए मतलब एप्पा सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोडीसीआर के लिए फाइल्स बनानी है तो आपको फ्लोर ग्राउंड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं लिखा जाता है उसमें लेयर का नेम कि ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर डैश ग्राउंड, फ्लोर 01, फ्लोर टेरेस, ऐसे होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो लेयर सेट होता है वो जीरो लेयर होता है। ओके। और उसके बाद हम लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑटोकैड में। Okay. वो जीरो लेयर। नेक्स्ट। So basically, this question is something little bit personal question. Why you written CA booklet in your life? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बुक लिखी जाती है वो कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। Yeah, right. ठीक है। कोई भी ऑथर रहता है तो वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की समस्या रहती है, फिर इशू रहता है, उसको सोल्व करने के लिए, उसके डाउट सोल्व करने के लिए एक बुक लिखता है जिससे उसको समझ में आए। मतलब किताबें हमको एक्चुअल में समझाती है। Yeah, right. ऐसा है। Yes. तो अब मेरा मेरा जो करियर है उसमें ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने काफी लोगों को देखा कि उनको वास्तु नहीं आता। सपोज रेसिडेंशियल वास्तु की बात कर रहा हूँ मैं, मेन रेसिडेंशियल वास्तु की। Yeah. ठीक है, वैदिक वास्तु। Yeah. ठीक है। काफी लोगों से डिस्कस किया, जैसे एक साइट पे किसी सुना था कोड बीम सुना था, ठीक है, कंसील बीम सुना था। तो ऐसी टर्म मैंने स्टूडेंट्स को बताई, स्टूडेंट्स लेके आए या फिर लोगों ने सुनी स्टूडेंट्स से, तो उनको बड़ा अजीब लगा ये क्या चीज है। और जैसे सिविल इंजीनियर क्या होता है, एक आर्किटेक्ट क्या होता है जी, ये सारी चीजें इनको पर्टिकुलर डिफाइन करना। और एक सीए जो बुकलेट का मीनिंग होता है, सीए सिविल एंड आर्किटेक्चर। ओके। और इसका जो होता है इसमें लिखा है मैंने ए ब्रिज बिटवीन सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर। ठीक है। तो ये जोड़ता है सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट। मतलब एक आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर के बिना अधूरा, एक सिविल इंजीनियर एक आर्किटेक्ट के बिना अधूरा है। हाँ, दोनों कनेक्टेड है। यस, राइट। अब इस बुक में सारी डिटेल्स मिलेगी आपको, सारे बिल्डिंग के लेवल से उसके बारे में डिफाइन किया गया है। यस। सप्लायर क्या होता है, लेबर क्या होता है, भूमि विकास नियम क्या होता है। ओके। देन उसके बाद जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए। उसका मेन चैप्टर है वास्तु, जिसमें आपको रेसिडेंशियल वास्तु के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो मैंने क्या करा, सारा जो नॉलेज टुकड़ों में बटा बटा अलग अलग पढ़ा था, उसको जोड़ दिया। तो एक बुक में बुकलेट हो गया, एक तरह से बुकलेट है, वो हैंड बुक है। यस। और वो मतलब एक कंसोलिडेटेड, मतलब निचोड़ा हुआ, एक तरह से निचोड़ा हुआ एक सार है सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है। तो इसलिए लोगों की प्रॉब्लम उस बुक से बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है, इसलिए मैंने ये बुकलेट को लिखना चाहा और लिखा। Okay, that's quite nice. So my next question is how to start and draw site plan in AutoCAD with color codes. ओके। अब हम बेसिकली एप्पा सिस्टम की ड्राइंग पे आ ही चुके हैं जी। तो जो लोग देख रहे हैं उनको उनके पास पेन और पेपर हो तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि साइट प्लान से ही आपकी जो लेयर्स है, जैसे फ्लोर ग्राउंड की लेयर्स है ना, वहां से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप कोई भी की प्लान बनाते हो सपोज, है ना, तो की प्लान जब भी बनाएंगे आप तो आपको जीरो लेयर्स में बनाना है। मतलब आप जब ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो आपको जो काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो काम करना स्टार्ट करना है तो आपको यूनिट यूएन इंटर करना है, डेसिमल करना है और उसको मीटर्स में लेना है। ठीक है, मतलब आपको पूरा का मीटर्स में करना है। तो वो जीरो वाली लेयर्स रहेगी। इसके बाद आपको एक और लेयर क्रिएट करना है, दूसरी लेयर। ओके। अब दूसरी लेयर कौन सी रहेगी? फ्लोर ग्राउंड। मतलब लेयर कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? फ्लोर से। कौन सा नाम?
फ्लोर एक ऐसा नेम होता है फ्लोर। Yeah. आप ऐसे नहीं कर सकते कि ग्राउंड फ्लोर, जी। फ्लोर ग्राउंड से स्टार्ट होगी। तो एक और नई लेयर हम क्रिएट करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज फ्लोर ग्राउंड, ठीक है। Yeah. तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होगा जब आप फ्लोर ग्राउंड लेयर सेट करते हैं। तो उस टाइम पे जो उसका लाइनमेट होता है वो 0.00 रखना है। दूसरा, आपको 2D में वर्क करना है, ओके। और आपका जो ऑटोकैड में मॉडल स्पेस है उसमें वर्क करना है जी। आपको कोई भी प्लान एलिवेशन, जेड एलिवेशन मतलब 1 2 3 इस पे नहीं बनाना है, 0 पे बनाना है। मतलब एलिवेशन जेड, एलिवेशन 0 होना चाहिए। ओके, 2D वर्क करना है, ठीक है। आपका प्लान किसी पर्टिकुलर लेवल पर ना हो, ठीक है। और हमेशा आपको नॉर्मल टेक्स्ट यूज करना, मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज नहीं जी। कभी भी ब्लॉक्स यूज नहीं करना। मतलब डू और डोंट्स, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उस पर डिस्कस करें। ओके, ठीक है। तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है। यस। इसमें हमेशा लाइन, पॉलीलाइन और टेक्स्ट से ही काम होगा। जब आप परमिशन ड्राइंग बनाओगे अकॉर्डिंग टू ऑटोडीसीआर या ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, इसके यूजर मैनुअल के अकॉर्डिंग, तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाएगा। और दूसरी बात, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आपको कभी भी सबमिट नहीं करना। आपकी लेयर्स हमेशा ऑन होनी चाहिए, फ्रीज नहीं होनी चाहिए, लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो ग्लोबल विड्थ होता है पॉलीलाइन का वो 0.00 होना चाहिए। या राइट, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो सॉफ्टवेयर है उसको आपकी ड्राइंग्स को रिजेक्ट कर देगा, वो रीड ही नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि उसकी जो स्क्रूटिनी प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो उसी लेयर को डिटेक्ट करता है। ओके, एक्चुअल, ठीक है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है साइट प्लान, उसके बारे में आपको डिस्कस करना सबसे पहले। तो जो भी आपका की प्लान रहेगा, ठीक है, तो की प्लान तो आपका 0 लेयर में बनेगा ही सही, ये तो आप जानते ही। यस, है ना। तो आपको साइट प्लान जैसे स्टार्ट करना है, तो साइट प्लान स्टार्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लॉट की बाउंड्री को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब प्लॉट की बाउंड्री का एक मेरे पास प्लॉट साइज है सपोज मान लिया कि 25 फीट मतलब 25 फीट इंटू 40 फीट है। तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, लगभग आएगा एग्जैक्ट 7.62 मीटर इंटू 12.19 मीटर, मतलब 25/40 का प्लॉट होगा। यस। तो आप प्लॉट को पहले कैसे ड्रॉ करते थे, तो पहले तो बहुत आसानी से ड्रॉ करते थे। यस, है ना। तो आसानी से मतलब रेक्टेंगल बना दिया कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन कौन सी लेयर में, ग्राउंड फ्लोर की लेयर में बनाना। ओके, देन उसके बाद उसका जो कलर रहेगा, कलर कोड 7 होता है जो कि व्हाइट होता है। ओके, उसी से प्लॉट बाउंड्री बनेगी, या ठीक है, प्लॉट की जब हम साइट की डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राउंड कवरेज डिसाइड करना है जी। अब ग्राउंड कवरेज आपको डिसाइड करना है तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, जो आपका सिटी का डेवलपमेंट प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग करना है। 50%, 60% जो भी होगा पर्टिकुलर प्लॉट साइज के लिए वो करना। तो उसके लिए जो कलर कोड होगा वो 10 नंबर का होता है, वो पॉलीलाइन बनेगा, ठीक है। आपको लाइन से नहीं बनाना है। मतलब इससे पहले मैंने प्लॉट बाउंड्री बताया, वो भी पॉलीलाइन से ही बनेगा। देन इसके बाद और 3D पॉलीलाइन आपको कभी यूज नहीं करना, ठीक है। तो प्लॉट बाउंड्री जो आपका बनेगा वो भी पॉलीलाइन से बनेगा 7 नंबर कलर से, और आपका जो ग्राउंड कवरेज रहेगा वो भी 10 नंबर कलर से बनेगा, 7 से नहीं बनेगा, 10 नंबर कलर से बनेगा और पॉलीलाइन से बनेगा। यस। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका FMOS, फ्रंट मार्जिनल ओपन स्पेस। ओके, ठीक है। वो आपको ड्रॉ करना है, तो 4 नंबर का कलर होता है श्याम कलर, ठीक है, सियान, श्याम। तो वो जो कलर होता है वो फ्रंट का एमोस शो करने के लिए होता है, तो उसको फ्रंट का एमोस पॉलीलाइन से शो नहीं करना, लाइन से शो करना। ओके, ध्यान रखना कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस होता है, ठीक है। पॉलीलाइन का यूज बोला तो पॉलीलाइन का ही यूज करना है, क्योंकि जो यूजर मैनुअल दिया है अगर आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो
तो ही आपका सॉफ्टवेयर उसको ऑटो डीसीआर रीड करेगा, नहीं तो रीड नहीं करेगा। आपकी जो रिपोर्ट से फाइल्स में एरर आ जाएगी। ओके। अब आगे हम बात करते हैं फ्रंट एमओएस के बाद बात करते हैं रियर, पीछे वाले एमओएस। तो वो लाइन आपकी ग्रीन होती है, तो 3 नंबर का लाइन होता है कलर कोड, वो भी फ्लोर ग्राउंड की लेयर। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्लोर ग्राउंड की लेयर की बात कर रहा हूँ, है ना। आप कभी कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्टली फ्लोर ग्राउंड हर बार नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ लेयर के कलर कोड्स बताऊंगा जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो रियर आपका सेटबैक हो गया, एमओएस बोल दिया सर, एमओएस वो लाइन से बनेगा, 3 नंबर की कलर कोड होता है उससे बनेगा। और जो आपका लेफ्ट साइड का मतलब साइड 1 बोलेंगे हम, वो 6 नंबर मजेंटा उससे बनेगा, 6 नंबर का कलर कोड फ्लोर ग्राउंड के लिए। देन राइट साइड का येलो कलर नंबर 2 से बनेगा। अगर आपको प्लॉट का फ्रंटेज दिखाना है, प्लॉट फ्रंटेज विड्थ, वो आपका पॉलीलाइन से बनेगा लेकिन कलर कोड 96। मतलब आपको प्लॉट की लाइन के ऊपर ही बनाना है सर। प्लॉट की जो प्लॉट बाउंड्री रहेगी उसी के ऊपर आपका एमओएस लाइन बनेगा, लाइन, और पॉलीलाइन जो बनेगा प्लॉट फ्रंटेज वो भी जस्ट उसी के ऊपर बनेगा। अब आपको सेप्टिक टैंक ड्रॉ करना है उस साइड पे, साइड प्लान पे, क्योंकि वो तो प्लॉट बाउंड्री के अंदर ही आएगा आपका सेप्टिक टैंक। तो उसके लिए कलर कोड होता है 112 112। अब 112 रेक्टेंगल का साइज सपोज हमने लिया 2 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, ठीक है, और डेप्थ 1.5, ठीक है। तो आपको वो बॉक्स बनाना है, ऑटोकैड से कमांड लेना RAC इंटर, ठीक है, 2 टैब 1, जिससे 2x1 का मीटर में रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, दो प्लान में शो हो जाएगा, ठीक है। उस रेक्टेंगल के अंदर आपको लिखना सेप्टिक टैंक, ठीक है। वो कौन सा कलर कोड होगा जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया, मतलब 1.2 ही होगा, ठीक है। और उसी टेक्स्ट के पास में हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, उसका लेंथ, विड्थ और हाइट। यस, लेंथ लिखेंगे सेप्टिक टैंक का, उसका विड्थ लिखेंगे उसका, और उसका हाइट लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको उस रेक्टेंगल के अंदर ये टेक्स्ट लिखना है और नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका सेप्टिक टैंक कंप्लीट हो जाएगा। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आपको प्लॉट के अंदर एंट्री लेनी, तो मेन गेट का जो लाइन बनेगा वो 161 कलर होता है। ओके, 161, ठीक है। तो उससे आप एंट्री करते हैं जी, ठीक है। तो वो भी लाइन से बनेगा। उसके बाद आपको प्लॉट के अंदर सॉफ्ट लैंडस्केपिंग दिखानी है, तो 60 नंबर का कलर होता है, 660। ओके, तो जैसे ग्रास वगैरह एरिया दिखाना उस टाइप का, वो एरिया आपको से शो करना। ये भी फ्लोर ग्राउंड की लेयर होगी। अगर आपको आपका जो ग्राउंड कवरेज है 10 नंबर का लाइंस रहेगा, उसके जस्ट सामने फ्रंट में वेहिकुलर स्पेस दिखाना जी, वेहिकुलर सॉरी क्लियर स्पेस दिखाना, फ्रंट में क्लियर स्पेस दिखाना, वेहिकुलर नहीं, क्लियर स्पेस दिखाना है। तो उसके लिए कलर कोड होता है 240, ठीक है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो अगर आप ओपन पार्किंग देते हैं, ओपन, तो कलर नंबर 20 होता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्स रेड जैसा दिखता है। मतलब 10 भी रेडी दिखता है और 20 अप्रोक्स रेड जैसा, ठीक है। तो दोनों का कलर कोड अलग है। ग्राउंड कवरेज है वो 10 नंबर का है, और जो आपकी ओपन पार्किंग है, ठीक है, जो ग्राउंड पे है उसका 20 है। अब हम थोड़ा सा नॉन एफआर एरिया पे बात करेंगे। एफआर नहीं, नॉन एफआर। नॉन एफआर एरिया होता है जैसे कि आपका पोर्च, ओके, ठीक है, वो प्लिंथ एरिया में उसको कंसीडर नहीं करते, वो नॉन एफआर एरिया। तो उसके लिए जो कलर कोड होता है वो 4 नंबर का कलर कोड होता है। ओके, ठीक है। तो वो जो एफआर एरिया रहेगा, मान लिया वो आपका पोर्च हुआ, तो पोर्च वाले एरिया में आपको उसका पर्टिकुलर जो है हाइट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा टेक्स्ट के। अगर आपने हाइट रिप्रेजेंट नहीं किया सॉफ्टवेयर रीड नहीं करेगा, क्योंकि यूजर मैनुअल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट लिखना ही है, ठीक है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रोड का जो विड्थ होता है।
आपका जैसा प्लॉट होता है, प्लॉट के जस्ट सामने एक रोड होता है, तो उसका विड्थ आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में जो कलर कोड होता है 41 होता है। कितना होता है? 41। वो लाइन से बने, ठीक है, मतलब प्लॉट की सॉरी रोड की विड्थ सपोज 3 मीटर है, ठीक है, तो 3 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एल एंटर करना है, एक लाइन बनाना है ग्राउंड फ्लोर की लेयर से, और 41 कलर कोड होगा। ओके, ठीक है, तो ऐसे होगा। इसके बाद आगे बताता हूँ मैं। या टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको उस प्लॉट तक पहुंचना है, तो किसी प्लॉट तक पहुंचने के लिए एक्सेस लगता है, आपको एक डिस्टेंस लगेगा उस गेट तक जाने के लिए, तो वो आपका एक्सेस लेंथ होगा, और उसके लिए कलर कोड होता है, लाइन से बनाया जाता है, ठीक है, प्लॉट तक पहुंचना है तो एक्सेस लेंथ होगा, है ना। मींस ऑफ एक्सेस मतलब कैसे जा रहे हो, है ना, मतलब आप किसी बिल्डिंग में जाते हो डोर से जाते हो, ठीक है, तो वहां से जाने के लिए कोई रास्ता होगा सपोज, ठीक है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको शो करनी पड़ेगी एक्सेस लेंथ, जो 144 कलर होता है उसका, ओके, ठीक है, उस कलर कोड से आपको शो करना उस लेंथ को, और उस एक्सेस वाइडनिंग को शो करना है, तो उसके लिए जो कलर कोड होता है 247 होता है, 247, ठीक है, उससे आपको एक्सेस मतलब आप कोई पर्टिकुलर एक्सेस लेंथ तो लिया, लेकिन उसका विड्थ भी दिखाना पड़ेगा जी, राइट, ठीक है, तो विड्थ भी शो करना पड़ेगा डिस्टेंस के साथ, तो 247 से आप विड्थ ऑफ मींस एक्सेस दिखा सकते हैं, ठीक है, एज पर यूजर मैनुअल पर सेकंड 2.35, ओके ओके, राइट। उसके बाद आपको रोड वाइडनिंग दिखाना है, मतलब जैसे हम इंदौर की बात करें, तो इंदौर में जो बहरू का जो क्षेत्र है, उसके पास में सर्विस रोड गया है, तो वो रोड वाइडनिंग, मतलब रोड को बढ़ा दिया गया है, रीजन कि अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है रोड पे, तो रोड की वाइडनिंग की जाती है जी। तो अगर उस पर्टिकुलर रोड वाइडनिंग को शो करना है आपको, तो उसके लिए जो कलर कोड होता है 118 होता है, 118, ओके। तो बेसिकली हम देखें तो इसके अलावा एक और चीज होती है, उसको आपका जो लोडिंग और अनलोडिंग स्पेस होता है, जैसे आपका प्लॉट है, प्लॉट के अंदर आप कोई गाड़ी गई है किसी है ना, कार वगैरह जाती है, या कोई सामान अनलोड लोड होता है, तो उसके लिए भी एक प्लेस होता है, तो उसका भी कलर कोड होता है लोडिंग अनलोडिंग स्पेस के लिए, ठीक है, तो वो 104 होता है, ठीक है, तो वो पॉलीलाइन से बनेगा, ओके, उसको भी शो करना है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आप एक प्लॉट के अंदर मतलब शो कर दोगे, ये शो करने के बाद इस ड्राइंग को एक बाउंडिंग मतलब एक रेक्टेंगल होता है उसके अंदर रखा जाता है। अब वो रेक्टेंगल आप आरईसी इंटर करेंगे, पॉलीलाइन से बना लेंगे रेक्टेंगल, और उसका जो कलर कोड होता है वो 141 होता है, ध्यान रखना वो जो कलर कोड रहेगा 141 रहेगा, ओके, ठीक है, और उस जो रेक्टेंगल रहेगा उसके अंदर जो अभी तक हमने बनाया है, जितनी लेयर्स है, फ्लोर ग्राउंड्स की लेयर बनाया है, उसको हमको उसमें उस रेक्टेंगल के अंदर रखना है, और उस रेक्टेंगल के अंदर ये भी लिखना है साइड प्लान, और जब हम साइड प्लान लिखेंगे तो वो भी 141 कलर कोड में ही लिखा जाएगा, फ्लोर ग्राउंड की लेयर रहेगी, ओके। तो इस तरह हम की प्लान तो 0 में बना लेंगे, आपका जो साइड प्लान रहेगा 141 से उसका जो रेक्टेंगल रहेगा उससे बन जाएगा, और फ्लोर ग्राउंड की लेयर से अदर जो एलिमेंट्स है जैसे फ्रंट एमओएस वगैरह जो अभी बताया था हमने, वो सब बन जाएगा। बनने के बाद वो दूसरा रेक्टेंगल क्लोज करके हम दो काम कंप्लीट कर देंगे। कौन सा? एक तो की प्लान वाला काम कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसे हम लोकेशन प्लान बोलते हैं, देन सेकंड आपका होता है साइट प्लान, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, so next question is about how to start and draw ground floor plan. अभी हमने एक लेयर क्रिएट किया सबसे पहले ग्राउंड, फ्लोर ग्राउंड, यस, अभी भी फ्लोर ग्राउंड ही चलेगा। रीजन ये है कि साइट प्लान का भी काम करना आपको फ्लोर ग्राउंड से ही करना है, उसी लेयर का यूज करके करना है, और आपका ग्राउंड फ्लोर का काम करना है फ्लोर ग्राउंड की लेयर से, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे करें? आपको सबसे पहले जो प्लॉट साइज है वो 7 नंबर कलर से जिसे पहले बना था अपने साइड प्लान पे वैसे ही बनाना है, ओके। देन उसके बाद आपका जितना ग्राउंड कवरेज था वो तो हमने ऑलरेडी किस पे साइड प्लान में शो कर दिया है, यस।
अब हम क्या करेंगे, उसी ग्राउंड कवरेज पे प्लिंथ एरिया रहेगा, उससे पे एफआर लाइन बनाएंगे। ओके, एफआर फ्लोर एरिया रेशियो एफआर एरिया लाइन बनाएंगे। तो वो पॉलीलाइन से बनेगा, लेकिन वो जो कलर रहता है 181 रहता है। कितना? 181 कलर कोड रहता है, और ये फ्लोर ग्राउंड की लेयर से रहेगी। ठीक है, और जिसका थिकनेस 0.000 रहेगा। उसके बाद एफआर लाइन जब आपने बना दिया, मतलब बिल्ट अप एरिया एक तरह से रिप्रेजेंट करता है प्लिंथ एरिया, इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब उसी एरिया पे आपका ड्वेलिंग यूनिट आएगा, है ना? तो ड्वेलिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 230 कलर कोड होता है। 230 कलर कोड होता है ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड की लेयर में, सॉरी। ठीक है, तो 230 वो होता है ड्वेलिंग यूनिट के लिए कि इतना ड्वेलिंग यूनिट का एरिया है, इसमें पर्टिकुलर एरिया में ड्वेलिंग यूनिट तो पॉलीलाइन सबको बनाना है। उसके बाद उसका नाम देना पड़ेगा 01, मतलब एक ड्वेलिंग यूनिट है। ओके, ठीक है। फिर वो जो 01 हम लिखेंगे टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, वो भी 230 कलर से होना चाहिए। मतलब जिस लाइन से, जिस फ्लोर ग्राउंड के कलर कोड से, फ्लोर ग्राउंड की लेयर थी और उसके कलर कोड 230 से हमने बनाया था आपका ड्वेलिंग यूनिट का एरिया, उसी से आपको नॉर्मल टेक्स्ट 01 लिखना है और उसी से किचन भी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हैबिटेबल रूम, नॉन हैबिटेबल रूम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं डोर, मेन डोर जो बनेगा लाइन से बनेगा 84 कलर। ठीक है, वो भी फ्लोर ग्राउंड के लिए है। ठीक है, तो जैसे 1.2 मीटर का लगभग 4 फीट का डोर हो गया, तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 84 कलर कोड से बनेगा लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल रूम के बारे में बात करते हैं। हैबिटेबल रूम कौन सा हो सकता है? आपका बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, मास्टर बेडरूम हो सकता है, बट इसमें आपका टॉयलेट इंक्लूड नहीं होता, ये नॉन हैबिटेबल रूम है। ओके, टॉयलेट हो गया, बाथ हो गया, स्टोर रूम हो गया, है ना, ये आपके नॉन हैबिटेबल रूम्स हैं। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, आपको जितने भी हैबिटेबल रूम बनाने हैं उसका एरिया रिप्रेजेंट करना है, कितना एरिया है ओके पर्टिकुलर, है ना? तो वो जो एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए 150 कलर कोड होता है। तो आपको बेडरूम भी 150 कलर कोड में पॉलीलाइन से बनाना है, ओके, किचन भी 150 से बनाना है, आपका ड्राइंग रूम या ड्राइंग हॉल, लिविंग रूम, वो भी 150 कलर कोड से बनाना है। बाकी के जो कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि आपका नॉन हैबिटेबल एरिया हो गया है, रूम हो गया, वो 81 से बनेगा, 81 कलर कोड से। अब उसमें जैसे लेड बात हो गया, तो मेरे पास कंबाइंड लेड बात है, तो मैं उसका साइज 4 फीट बाय 8 फीट का हो गया सपोज, है ना? तो मीटर्स में जो भी कन्वर्ट करोगे आप, जितने का साइज रहेगा, है ना, मिनिमम साइज उससे ज्यादा ही बनाएंगे, है ना? तो वो रेक्टेंगल बनाएंगे 81 लेयर से, पॉलीलाइन से। ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको कंबाइंड लेड बात। ठीक है, अगर आप सेपरेट बनाते हो, डब्ल्यूसी अलग बनाते हो या फिर बात अलग बनाते हो, तो भी 81 आएगा। अगर आपने स्टोर रूम बनाया तो भी 81 लेयर से ही आएगा, लेकिन अंदर आपको उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अगर आपने टेक्स्ट नहीं लिखा तो एरर देगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े अंदर स्टेयरकेस की बात करते हैं। स्टेयरकेस है ना, तो स्टेयरकेस में जो स्टेयरकेस का एरिया होता है, स्टेयर का एरिया होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलीलाइन से 115 नंबर की लेयर कलर कोड फ्लोर ग्राउंड की लेयर होती है। ठीक है, मतलब अभी हम फ्लोर 01 पे इस लेयर पे आए ही नहीं, फ्लोर ग्राउंड पे ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोर ग्राउंड पे ही काम करेंगे हम। इसके बाद जो राइजर्स होते हैं, राइजर्स की लाइंस होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 191 कलर कोड का यूज करना है। उसके बाद जो लैंडिंग है, लैंडिंग को रिप्रेजेंट कर, लैंडिंग सपोज आपका हो गया 1 मीटर बाय 1 मीटर का लैंडिंग। ओके, ठीक है, तो उसका जो कलर कोड होता है 223 होता है, 223, उससे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या क्या रिप्रेजेंट कर लिया? एक तो स्टेयर का एरिया, एक आपका हो गया राइजर्स हो गया, ठीक है, एक आपका लैंडिंग हो गया, तीनों चीज हो गई। अब इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो 115 जो आपका बाउंडिंग जो एरिया आया है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा स्टेयर 1, मतलब फर्स्ट स्टेयर। अगर उसी फ्लोर पे 2 स्टेयर हो
मान लिया सपोज, तो स्टेयर 2 लिखा जाएगा दूसरी स्टेयर को, डिफरेंशिएट हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है। ओके। तो स्टेयर 1 और स्टेयर का विड्थ 0.9 है, 1.1 है, 1.00 है, सपोज, ठीक है, जो भी रहेगा वो लिखा जाएगा। उसके अंदर राइजर लिखना है आपको टेक्स्ट में, उसी बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर जो भी रहेगा आपका पॉलीलाइंस के अंदर राइजर, जैसे कि आपको 0.17 का मतलब 170 mm का होगा। ओके। और जो आपका ट्रेड है 0.25 मीटर का मतलब 250 mm का हो गया, ठीक है। हैंडल हाइट 1 मीटर, ठीक है, वो हैंडल का हाइट लिखना पड़ेगा आपको 1 मीटर। ये कंप्लीट करने के बाद आप स्टेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर आपका रीड नहीं करेगा, स्टेयर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा लेस लॉफ्ट करते हैं। ये जो लेस और लॉफ्ट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे आप सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ, ठीक है। तो वो सेल्फ होती है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 120 नंबर का कलर कोड आता है, ठीक है। ये वॉल से प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह आपको रखना है, स्टोरेज पर्पस के लिए कुछ रखना है तो रख सकते हो वहाँ पर। तो उसके लिए बेडरूम वगैरह में आपको बनाना है, कहीं पे किचन वगैरह में बनाना है तो वहाँ बना सकते हो, या ठीक है। तो हम लेस लॉफ्ट की बात करने के बाद बाहर की बात करते हैं, जैसे कि आपको वेंटिलेशन देना है बाथरूम में, तो आप एलिवेशन से देखोगे तो उसका फ्रंट दिखेगा। अब यहीं पर दूसरा इसमें चेंजेस ये आया कि आप प्लान में आपको जो एलिवेशन देता है उसको शो करना है, ओके, एक्चुअली उसका साइज दिखाना है। कैसे, जैसे कि 0.45 लेंथ है इसका और हाइट है 0.3, तो ये रेक्टेंगल से दिखाना है आपको या फिर पॉलीलाइन से दिखाना है, और 102 नंबर का कलर कोड, ठीक है। और विंडो अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज आपके पास 1.5 लेंथ में और हाइट में 1.2 का विंडो है, ठीक है। तो आप एलिवेशन से देखते हैं इसको, लेकिन इसको प्लान में बनाना, ओके, ठीक है। अब प्लान में बनाने के बाद इसका जो कलर कोड लेना है 103 लेना है, ठीक है। अब ये विंडो रहता है, इसके जस्ट आगे सनशेड आता है, छज्जा बोलते हैं। इस छज्जे को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 64 नंबर का कलर कोड यूज करना है, पॉलीलाइन, ठीक है। अब ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब बेसिकली आपके मतलब रूम्स हो जाएंगे, हैबिटेबल नॉन हैबिटेबल रूम्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, स्टोर रूम वगैरह, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद हमने एफएआर लाइन पे भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, एफएआर एरिया पे डिस्कस कर दिया, और ड्वेलिंग यूनिट पे भी डिस्कस किया, पूरी ड्वेलिंग यूनिट के अंदर क्या क्या बनाना था, जैसे किचन बनाना था, अपनी किचन को रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर नॉन हैबिटेबल एरिया को रिप्रेजेंट कर, सबको हमने डिस्कस कर ही लिया है, ऑलराइट, ऑलमोस्ट कर चुके हैं हम। अब इसको एक रेक्टेंगल से आपको क्लोज करना है, ठीक है। वो फ्लोर ग्राउंड का रेक्टेंगल रहेगा, लेकिन इसमें कलर कोड आपको 141 नहीं देना, बाय लेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। और वहां पर नीचे लिखना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ऐसे करके आप ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट कर लेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, so all right, this is again a very personal question, sir. Tell me about the strange incident in your career. स्ट्रेंज इंसिडेंट, Yeah. स्ट्रेंज तो बहुत अलग होता है वैसे, बेसिकली स्ट्रेंज इंसिडेंट की बात करें हम, मेरे करियर में अभी तक एक ऐसा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ है जो दुनिया के 1 या 2% लोगों के साथ होता है, ओके। मेरे करियर की स्टार्ट मैंने मल्टीनेशनल कंपनी से की थी, Yeah. मतलब वहां पे मेरा फर्स्ट जॉब था हरियाणा, ओके। ए नेशनल थर्मल पावर प्लांट होता है एनटीपीसी का, वहां पर था, ठीक है। 3x500 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, वहां से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरी जर्नी ऐसे रही कुछ कि मैंने कुछ टीचिंग प्रोफेशन में भी काम किया, ओके। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करती है, वहां पर भी किया। तो जहां से भी मैं गया तो सब लोगों ने मुझे काफी रोका कि मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ माय वर्क, ठीक है। लेकिन 2016 में मेरे साथ एक ऐसी स्ट्रेंज इंसिडेंट हुई
मतलब जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये मेडिकल से जो यूनिवर्सिटी है इंदौर की, एक कुछ टाइम पहले एक कॉलेज हुआ, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हुआ। इसमें MIST, MITM डिफरेंट है। तो मुझे वहां पर सिलेक्ट किया गया था टीचिंग के लिए। तो लगभग मैंने 1 साल वहां पर काम किया, लगभग 1 साल काम किया। 1 साल वहां पर टीचिंग प्रोफेशन में रहा। तो वहां पर मैंने बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ाया। तो वो पढ़ाने के बाद C305 उसका कोड था। अभी ये सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग आर्किटेक्चर में कन्वर्ट हो चुका है RGB के अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे पता है। ओके, ठीक है। तो उस टाइम में मेरा 1 साल बाद फिर से एक और इंटरव्यू हुआ, और उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के दौरान ऐसा हुआ कि जो इंटरव्यू की पैनल्स थी उसमें जो सीईटी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शमशेर सिंह, और उस टाइम में एक और डायरेक्टर सर थे डॉक्टर सुनील के सोमानी, ठीक है। इनकी पैनल थी, और हमारे सिविल डिपार्टमेंट के HOD थी, इनकी पैनल थी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में 1 साल के बाद सब्जेक्ट वही पढ़ाने के बाद उसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। और शायद 10 मिनट में वो इंटरव्यू शायद मेरा खराब गया हो, इंटरव्यू शायद खराब। ओके, तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू की वजह से मुझसे रिजाइन मांगा गया। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो मुझे अच्छे से आता नहीं होगा, ठीक है। तो 20 मिनट में जो अनुमान रहा उनका, उसके हिसाब से मुझे रिजेक्ट किया गया, और मुझे बोला गया कि आप रिजाइन दे सकते हैं, हम आपसे रिजाइन मांग रहे हैं, ठीक है। अब 2 महीने बाद फिर से आएंगे तो हम आपको फिर से ले लेंगे। ओके, ठीक है। हो सकता है जैसे गीता में आपका धर्म संकट होता है, ऐसे कहीं कहीं बिजनेस संकट भी आ जाता है। तो ये चीजें होती रहती है, तो इसको ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ तक तो बात सीमित है। जब मैं 2015 की बात थी, 2014 में काम कंप्लीट हो सकता था वहाँ पे टीचिंग का मेरा, और 15 में कहीं और था। 16 में मेरे पास कॉल आता है, जब मैं एक साइट पे रहता हूँ, PIA का काम कर रहा हूँ, भोपाल से कॉल आता है मेरे पास। उस कॉल में मुझे ये बताया जाता है कि आप राहुल सर बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं राहुल सर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताया जाता, कोई एक लेडी बोलती है और बोलते मैं सृजन कमेटी से बोल, सृजन समिति। सृजन समिति क्या है? ये टीचर्स को अवार्ड देती है। ये कौन से टीचर्स होते हैं? एक्सलेंट टीचर्स होते हैं, उनको अवार्ड, ठीक है। बोलती आपने मेडिकल्स में पढ़ा है, तो ठीक है मैंने पढ़ाया था मेडिकल्स में, मैंने बता दिया। बताने के बाद ये हुआ कि आपको अवार्ड मिल रहा है सर। मैंने बोला किस लिए अवार्ड मिल रहा है मुझे? तो आपको अवार्ड इसलिए मिल रहा है सर कि आपने जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए थे आपके सारे पास हुए, उसमें से एक भी फेल नहीं हुआ, 100% आपका रिजल्ट, आप एक्सलेंट टीचर हो। ओके, तो आपको आना पड़ेगा भोपाल, ठीक है। तो मैं जब भोपाल जाता हूँ, भोपाल जाने के बाद जो इंग्लैंड से जिन्होंने पढ़ाई की है, डॉक्टर PB शर्मा, डॉक्टर प्रीतम बाबू शर्मा, ओके, ये वाइस चांसलर है MIT यूनिवर्सिटी के, ओके, ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी है, ठीक है। तो एक्स वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन थे, उन्होंने मुझे एक्सलेंट टीचिंग अवार्ड दिया किस सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए मुझे रिजेक्ट किया गया था उस टाइम पे, जो मैं पढ़ा चुका था। ओके, अब मैं खुद जस्टिफाई अपने आप को आज तक ये नहीं कर पाया कि मैं सही कहाँ था और गलत कहाँ था। ओके, मतलब so this is very strange. ये मेरी लाइफ की सबसे एक स्ट्रेंज घटना थी। ओके, और ऐसी घटना, मतलब जिस चीज के लिए आपको रिजेक्ट किया जाता है उसी चीज के लिए आपको अवार्ड मिलता है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो स्ट्रेंज व्हाई, और यही मेरी लाइफ की स्ट्रेंज घटना थी।
Alright. और इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ये सिविल एंड आर्किटेक्चर बुक भी लिखी। So you are going just deeper into that subject. Okay. So my next question is how to start and draw first floor plan in AutoCAD with color codes. ओके, ये बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि अभी हमने फ्लोर ग्राउंड के लेयर से काम किया था, एक और लेयर आप क्रिएट करना है ऑटोकैड में, लेयर की प्रॉपर्टीज में जाना है, वहां पर आपको फ्लोर 01 की लेयर क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम ये जो काम करेंगे फ्लोर 01 की लेयर में करेंगे। अभी जितने भी अपन ने किचन वगैरह जो कलर कोड्स लिए थे वो कलर कोड्स तो वही रहेंगे, लेकिन लेयर चेंज हो जाएगी, फ्लोर 01 हो जाएगी, बस इतना ही चेंज होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जो बालकनीज वगैरह रहेगी, बालकनीज आपको अलग से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी रेक्टेंगल से, प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर वॉल से, तो 35 कलर कोड होता है उसका, उससे रिप्रेजेंट कर, ठीक है, तो उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आपका जो उसको एनक्लोजिंग रेक्टेंगल रहेगा, बाउंडिंग रेक्टेंगल बाउंड करने वाला पर्टिकुलर जो फ्लोर 01 का प्लान है या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो वही रहेगा, मतलब उसका जो लेयर रहेगा फ्लोर 01 का रहेगा, और आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। मतलब कलर कोड सेम रहेंगे, जो ग्राउंड फ्लोर पे आए थे वही रहेंगे, किचन या फिर हैबिटेबल रूम या नॉन हैबिटेबल रूम जितने भी है, बस लेयर चेंज हो जाएगी फ्लोर 0। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, so next question is how to start and draw terrace floor plan in AutoCAD with color codes. ओके, अब हमें टेरेस फ्लोर प्लान बनाना है, तो उसके लिए अनदर लेयर क्रिएट आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो जो लेयर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उसमें फिर से आपको जाना है और अल्टर करना है और एक नई लेयर क्रिएट करना है, फ्लोर टेरेस। ठीक है, तो ये लेयर कैसे क्रिएट हो जाएगी आपकी, उसके बाद लेयर क्रिएट होने के बाद आपको फिर से टेरेस प्लान करना। तो जो टेरेस का जो बाउंड्री है आपको वो बनाना है आपको 2 to 7 227 कलर कोड। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपका टेरेस का एरिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये जो लेयर वर्क करेगी आपकी, ये टेरेस फ्लोर टेरेस वाली लेयर होगी, है ना, लेकिन इसका कलर कोड 227 होगा। इसी के ऊपर आपका जो एरिया होता है, हेडरूम का एरिया होता है, ये मम्टी बोलते हैं हम जिसे, तो आपको वो जो 120 कलर कोड से बनाना है। बट ध्यान रहे उस टाइम आपको जो लेयर यूज करना है फ्लोर टेरेस यूज करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको वाटर टैंक रिप्रेजेंट करना है। तो वाटर टैंक आप जिससे बनाया आपने 2 मीटर बाय 2 मीटर का, तो इसके लिए जो कलर कोड था 4 होता है। ठीक है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का वाटर टैंक बनाया और इसका हाइट दिया हमने 1.5 सपोज। ठीक है, तो जो भी उसकी कैपेसिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, है ना, जितना हमें रिक्वायरमेंट है पर कैपिटा पर डे जो भी होता है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर जो वाटर टैंक बनाया है एरिया, उसके अंदर आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना वाटर टैंक और उसका हाइट लिखना 1.5, वो लिखना। सेम है जो आपका हेडरूम होता है, उसके अंदर हेडरूम भी आपको ऐसे लिखना है, मतलब हेडरूम का एरिया आपको रिप्रेजेंट करना, उसके बाद हेडरूम का टेक्स्ट उसके अंदर लिखना। ठीक है, ये जरूरी है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक बार फिर से रिपीट आप। So my next question is how to start and draw section in AutoCAD with color codes. Okay, अगर आपको सेक्शन ड्रॉ करना है, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने जो टेरेस फ्लोर टेरेस बनाया था ना, उसको आपको बाउंडिंग जो रेक्टेंगल बनेगा आपको फ्लोर टेरेस की लेयर से बनाना, बाय लेयर करना है। कोई पर्टिकुलर वो नहीं रहेगा, कलर कोड नहीं रहेगा, मतलब अलग से 721 जो रहेगा वो नहीं, 151 नहीं रहेगा, है ना। तो उसमें आपको लिखना टेरेस फ्लोर प्लान। ठीक है, अब ये सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि तो सेक्शन आपको कैसे ड्रॉ करना है। एक्चुअल में क्या है, जो बिल्डिंग परमिशन होता है वो एरिया और हाइट लिमिटेशंस पे वर्क करता है। ओके, तो हमने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लान्स बनाए, जिसमें हमने बिल्डअप एरिया रिप्रेजेंट किया, स्टेल का एरिया रिप्रेजेंट किया, आपका ग्राउंड कवरेज कितना है वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हाइट वाइज कैसे वर्क करना है कि पर्टिकुलर रूम का हाइट क्या है, तो उसके लिए सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेक्शन ड्रॉ करना, तो पूरा जो सेक्शन बनेगा आपका, आप एक तो एक्स एक्सिस सेक्शन कट कर दीजिए उस प्लेन से, उस लाइन से, और एक वाई वाई सेक्शन, 2 सेक्शन। ठीक है,
जिसमें आपके सारी डिटेलिंग आ जाए, जैसे कि सपोज मान लिया आपका हैबिटेबल रूम का हेड भी आ जाए, नॉन हैबिटेबल रूम का हेड भी आ जाए, लेज लोफ्ट का हेड भी आ जाए, इस तरह आपको सेक्शन करना है। ओके, ठीक है। और आपका जो टेरेस का जो बाउंड्री पैरापेट वॉल होता है सॉरी, उसका हेड भी आ जाए, और बाउंड्री वॉल होता है उसका भी हेड आ जाए, या तो कुछ इस तरह आपको उसको सेक्शन को कट करना है। उसके बाद सेक्शन को जब कट करेंगे हम और उसका सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो पूरा जीरो लेयर बनेगा। मतलब अभी किसी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि फ्लोर ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और आपका फ्लोर जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लोर टेरेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको पूरा जो सेक्शन बनेगा एक्स एक्स से वाई वाई जो बना हो गया वो जीरो में बनाना है। जीरो में जब बना दोगे उसके बाद आती है बात कि हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम फ्लोर ग्राउंड की लेयर से क्या क्या बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो फ्लोर ग्राउंड की लेयर से सेक्शन में हम क्या क्या बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्लिंथ। उसके लिए जो कलर कोड होता है 105 होता है, ओके, 105, ठीक है। और जो मिनिमम हाइट रहेगा या फिर मैक्सिमम हाइट रहेगा शुड बी शोन, मतलब शो करना उसको ऐसा। ऐसा नहीं कि आपने 105 कलर कोड से लंबी स्ट्रेट लाइन बनाई, लाइन से बनाया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, उसको शो भी करना, ठीक है। उसके बाद आपका कंपाउंड वॉल होता है, जो बाउंड्री वॉल होता है, उसको शो करने के लिए सिर्फ फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट में आपका कंपाउंड वॉल है, तो उसको शो करने के लिए जो कलर कोड होता है 160 होता है, ओके, ठीक है। अगर रियर में है या साइड 1 साइड 2 लेफ्ट राइट में है तो उसका हाइट शो करने के लिए कलर कोड जो होता है आपका 110 होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट आपको शो नहीं करना है, या ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन प्लिंथ के लिए आपको शो करना है। उस पर थोड़ा हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको हैबिटेबल रूम का हाइट दिखाना है तो 91 कलर कोड होता है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर का हैबिटेबल रूम दिखाना है तो फ्लोर ग्राउंड की लेयर यूज करेंगे और उसका मिनिमम है जो रहेगा मिनिमम हाइट शुड बी शोन, मतलब शो करेंगे उसका हाइट, ठीक है। और अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर का कोई लेयर है तो उस केस में आपको फ्लोर 01 लेयर यूज करना है और आपका हैबिटेबल रूम का जो हाइट दिखाना 91 से रिप्रेजेंट करना है, ओके। आपको किचन का हाइट दिखाना 74 का कलर कोड होता है जी, ठीक है। अगर आपको जो लेज होती है, लेज का जो गैप होता है ऊपर वाला, या है ना, मैं मतलब जो अगर पर्टिकुलर हेडरूम की बात करूं, इस मतलब जब आप सपोज खड़े हो जाते हो तो आपका लेज से सिर नहीं टकराए इतना हाइट होता है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए जो कलर कोड होता है 245 होता है, यस। उसके बाद का जो एरिया ऊपर वाला बच जाता है उसके बाद, है ना, जो गैप बचता है जिसमें हम स्टोर करते हैं, उसका 201 होता है कलर, ठीक है। तो वो जो कलर कोड रहेगा अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हो लेज सपोज, ठीक है, ओरिजिनल प्रोजेक्शन जो वॉल से बने लेकिन उससे उसका हाइट रिप्रेजेंट करना है तो आपको उस पर्टिकुलर ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड की लेयर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब जो हैबिटेबल नॉन हैबिटेबल रूम होते हैं जैसे कि लेड बाथ हो गया, इनका आपको हाइट शो करना है तो उस केस में आपको 13 कलर कोड यूज करना है, 13, ठीक है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई बाथरूम बना है उसका हाइट अपने को रिप्रेजेंट करना है तो कलर को 13 यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे यूज कर रहे हैं मतलब वही आपका हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको जो मिनिमम हाइट है वो भी शो भी करना है आपको, है ना, साथ साथ, तो वो भी तेरे रहेगा। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करना है, ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर पे आपका बाथरूम बनेगा उसको हम फ्लोर 01 की लेयर से उस हाइट को फ्लोर 01 की लेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फ्लोर ग्राउंड पे कुछ बना है ग्राउंड फ्लोर पे तो फ्लोर ग्राउंड की लेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सपोज आपका जो टेरेस होता है उस पे आपका पैरापेट वॉल होता है ना, वो 17 कलर कोड यूज होता है लेकिन उसके लिए जो लेयर यूज होती है फ्लोर टेरेस यूज होती है। मतलब फ्लोर ग्राउंड की लेयर से नहीं बना सकते, टेरेस पर बना है एक्चुअली जी। तभी तो सॉफ्टवेयर डिफरेंशिएट करेगा कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या बना है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या बना है, या फ्लोर 01 पे क्या बना है, फिर टेरेस पे क्या बना है। सपोज आपको हेडरूम भी दिखाना है, इसका हेडरूम का हाइट दिखाना सपोज, ओके, जो टेरेस बनाने का माउंटेन हाइट वगैरह, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कलर कोड है
आपका वही कलर कोड जो आपने नॉन हैबिटेबल एरिया के लिए लिया था 13 लेना, लेकिन कलर कोड चेंज होगा, आपका टेरेस वाला ले रहा है उसमें। या ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड कलर कोड। या ठीक है, फिर जितना भी जीरो लेयर में आपका सेक्शन बना है, उसके बाद आपने हाइट जितना भी रिप्रेजेंट किया पर्टिकुलर फ्लोर लेयर से किया, सब बनने के बाद उसको एक बाउंडिंग रेक्टेंगल रहेगा आपका 141 कलर कोड रहता है उसका, फ्लोर ग्राउंड की लेयर रहती है। ठीक है, उसके अंदर आपको वो लिखना है सेक्शन XX, है ना। ऐसे के साथ आपको सेक्शन YY बनाना है, वो बनाना है, लेकिन दो चीज आपकी और बच रही है, एक तो बिल्डिंग हाइट और एक टोटल बिल्डिंग हाइट। अगर आप बिल्डिंग हाइट की बात करते हो, ग्राउंड लेवल से आप बिल्डिंग हाइट जब मेजर करते हो, ठीक है, तो आप उसमें आपका हेडरूम नहीं लेंगे, उसका हाइट नहीं लेंगे, ठीक है, टेरेस तक रहेगा हाइट। ठीक है, तो उसका जो कलर कोड होता है 151 होता है, मतलब एक लाइन आपको ड्रॉ करना वर्टिकल, है ना, फ्लोर ग्राउंड की लेयर्स 151 कलर कोड से, जो आपका बिल्डिंग हाइट रिप्रेजेंट करेगा, और टोटल बिल्डिंग हाइट आपको अप टू टावर तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से, तो 233 उसका कलर कोड होता है। इसके बाद आपका हाइट लिमिटेशंस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है कि आपका बिल्डिंग का पर्टिकुलर हाइट कितना है, टोटल बिल्डिंग हाइट कितना है, ठीक है, हैबिटेबल रूम का हाइट कितना है, नॉन हैबिटेबल का हाइट कितना है, आपका सपोज बाउंड्री और फ्रंट का हाइट कितना है, रियर साइड का कितना है, या फिर आपका पैरापेट का हाइट कितना है, ठीक है, लेस ड्राफ्ट का कितना स्पेस आपने छोड़ा है, मतलब हाइट कितना है एक्चुअल में, ये कितना छोड़ा है ना। तो सारी लिमिटेशंस DCR द डेवलपमेंट कंट्रोल उसको फॉलो कर रहा है, सॉफ्टवेयर ऑटो टीचर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा विद कलर कोड। अगर ये कलर कोड नहीं होते तो ये सॉफ्टवेयर कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस सॉफ्टवेयर को टेक्निकली डिजाइन ये सब, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड। Alright, so the next question is how to start and draw elevation in AutoCAD with color codes. ओके, बहुत ही सिंपल है। तो Yeah. इसे करने के लिए आपको जो एलिवेशन बनाएंगे आप, फ्रंट है साइड एलिवेशन, वो जीरो लेयर में बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो जीरो लेयर में आपको बनाना है। पहली बात है एलिवेशन। ठीक है, अब एलिवेशन में आपको कोई हाइट रिप्रेजेंट नहीं करना, सेक्शन में दिखानी है शो। ठीक है, आपका एलिवेशन आपने जीरो में बना लिया, बस आपको एक फ्लोर ग्राउंड का लेयर का बाउंडिंग रेक्टेंगल लेना 141 कलर कोड का, और उसके अंदर आपको एलिवेशन लिखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, मतलब नॉर्मल एलिवेशन ही बनेगा, इसमें कोई भी कलर कोड यूज नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, the next question is tell me about the final bounding and rectangle in permission drawing. ओके ओके, एक बाउंडिंग रेक्टेंगल होता है फाइनल, मतलब आप क्या करते हो, की प्लान बनाते हो, की प्लान बनाने के बाद आप क्या करेंगे, साइड प्लान बनाएंगे, साइड प्लान के बाद ग्राउंड फ्लोर का प्लान, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान, फिर आप टेरेस का प्लान बनाएंगे, फिर आप सेक्शन ए कट करेंगे, सेक्शन बी कट करेंगे, या सेक्शन एक्स कट करेंगे, या सेक्शन वाई कट करेंगे, जो भी करेंगे, या फिर फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। तो ये सारी ड्राइंग्स हो जाएगी, लेकिन इन सारी ड्राइंग्स को एक बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर रखा जाता है, जिसका कलर कोड होता है 61। इसका जो लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर होता है, वो उसका आईडी कमांड से पता लगता है कि उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0.00 पे होना चाहिए, मतलब उसका x और y 0 होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स, मतलब ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, और जितनी भी सारी ड्राइंग है इस बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सॉफ्टवेयर रीडिंग नहीं करेगा आपकी ड्राइंग को, नहीं, क्योंकि वो डिटेक्ट किस बेसिस पे करता है, कलर कोड्स के बेसिस पे। तभी तो ऑटो डीसीआर नाम है, अपने आप डिटेक्ट तभी तो करेगा, वो सॉफ्टवेयर का डिजाइन इसलिए किया गया है कि कलर कोड पर डिटेक्ट कर ले। अगर आप ये बाउंड्री रेक्टेंगल बनाना भूल गए तो मिसिंग एरर्स दे देगा सॉफ्टवेयर, और आपकी ड्राइंग परमिशन ड्राइंग जब भी सबमिट करेंगे तो वापस रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगी, एरर आ जाएगी। नेक्स्ट, Okay, now tell me about the W block command in AutoCAD. ओके, W ब्लॉक कमांड कब लगाएंगे हम? हमने अब बाउंडिंग रेक्टेंगल तो बना ही लिया, मतलब हमने सबसे पहले क्या की प्लान बनाया, बाउंडिंग की प्लान बनाया, आपका साइड प्लान बनाया, वो सब कंप्लीट करने के बाद एक बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर पूरा
बिल्डिंग परमिशन का ड्राइंग कंप्लीट कर लिया। अब आपको डब्ल्यू ब्लॉक कमांड टाइप करना है। क्या लिखना है? WBLOCK जो वो लिखेंगे, आप टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। तो इसका डब्ल्यू ब्लॉक बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को जो ओरिजिन पॉइंट होता है पीक पॉइंट करना है। पीक पॉइंट पर क्लिक करना है और जो ओरिजिन पॉइंट 0.00 होता है उस पर क्लिक करना है। कौन सा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ओरिजिन वाला, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जिसका डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है उसको और ड्राइंग को उतने को सिलेक्ट करना, मतलब वही बाउंड्री रेक्टेंगल के अंदर जो ड्राइंग आती है और विथ बाउंडिंग रेक्टेंगल, ठीक है। उस ड्राइंग को जो ड्राइंग हमने बिल्डिंग परमिशन की बनाई है उसको सिलेक्ट करना है, देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद उस ड्राइंग को यूनिट लेस में सेव करना है। जैसे मीटर में उसमें आप देखोगे तो मीटर्स में आएगा, फीट में आएगा, सब में आएगा। तो आपको उसको यूनिट लेस करना है। यूनिट लेस करना है, उसकी लोकेशन देना, कहाँ पर सेव करना है, सब डेस्कटॉप पे सेव करना है और उसको पर्टिकुलर किसी नाम से सेव कर देना कि DCR फाइल, जिस पर्सन की भी होगी, जिस प्लॉट की भी होगी, उस DCR फाइल वैसे नाम लिख देंगे, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो वो एक डब्ल्यू ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। वो डब्ल्यू ब्लॉक ही जो बनेगा वो आपकी फाइनल फाइल होगी। वही फाइल आपकी फाइनल सबमिशन में लगती है, वही फाइल ऑटो DCR रीड करता है ना। क्योंकि हमने क्या किया, दो प्रोसेस कंप्लीट की। एक तो स्क्रूटीनी प्रोसेस, मतलब जांच की प्रोसेस होती है। देन सेकेंड एक और प्रोसेस होती है आपकी स्क्रूटीनी इंजन, है ना। अब स्क्रूटीनी प्रोसेस कौन सी? कलर कोड्स की कर ली हमने, नॉर्मल टेक्स्ट लाइन और कॉलम से बनाया हमने, जितना भी ड्राइंग्स था, और कलर विद कलर कोड। सेकेंड, हमने डेवलपमेंट कंट्रोल रूल को फॉलो किया, DCR को, ठीक है। तो वो स्क्रूटीनी इंजन रहेगा, वो सेकेंड प्रोसेस में उसकी रिपोर्ट्स दे देगा। अगर हमने एज पर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स काम किया तो आपकी ड्राइंग रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आपने अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट कंट्रोल रूल काम नहीं किया तो आपकी ड्राइंग रिजेक्ट हो जाएगी। अभी मैं रेरा की बात करूं, रेरा क्या होता है? ये संसद से पास हुआ बिल, मतलब सीधी सी बात है, एक एक्ट पास हुआ रेरा का फुल फॉर्म था रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, ये डेवलपमेंट एंड कंट्रोल रूल्स है, रियल एस्टेट सेक्टर में यूज होता है। तो इसमें कारपेट एरिया की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। ये मार्च 2016 में आया था रेरा, ठीक है। इसके बाद इसको मई में पब्लिश, मतलब लोगों तक पहुंचाया गया, ठीक है। तो लोकसभा होती है आपकी, राज्यसभा, दोनों से, संसद से पास हुआ। उसके बाद ये जो बिल्डर्स होते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, हम जैसे लोग होते हैं, है ना, कोई बहुत बड़े बिल्डर होते हैं, उनसे आपको फ्लैट खरीदना है, तो पहले क्या बहुत सारे काम होते थे, तो मतलब खरीदारी के काम होते थे, तो उसमें काफी ज्यादा मैटर्स होते थे, मतलब प्रॉपर्टी के मैटर्स होते थे, ठीक है। तो जिससे खरीदारों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बिल्डर्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, है ना। तो इस एक्ट को लाया गया, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। पहले हम कारपेट एरिया में वॉल की थिकनेस को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब हम कारपेट एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, अब वॉल की थिकनेस को भी इंक्लूड करते हैं कारपेट एरिया के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो अंडर ओटीएस जो एरिया आता है, वेंटिलेशन शाफ्ट आता है, उस एरिया को हम कंसीडर नहीं करते, स्टेयरकेस एरिया को कंसीडर नहीं करते। ओके, ठीक है। तो इतना चेंज हुआ है ना। तो इसमें वॉल थिकनेस इंक्लूड करेंगे, पहले वॉल थिकनेस इंक्लूड नहीं होती थी, ठीक है। तो कारपेट एरिया और बिल्ट अप एरिया क्या होता है? अगर आप एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया भी कारपेट एरिया में ऐड करते हैं तो आपका बिल्ट अप एरिया आ जाएगा, ठीक है। सुपर बिल्टअप में जाएंगे आप, पहले क्या होता है सुपर बिल्टअप मतलब जो कॉमन प्रोपोर्शनल एरिया होता है, जैसे आपके पास एक फ्लैट है ना, और एक मल्टी है, उसमें रेसिडेंसी बहुत सारे फ्लैट है ना, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, तो 4 फ्लोर 4 अलग अलग ड्वेलिंग यूनिट होगी एक तरह से, ठीक है, और 4 अलग अलग फैमिली होगी। तो सबके लिए कॉमन स्टेयर होगा, सबके लिए एक लिफ्ट होगा कॉमन, तो कॉमन प्रोपोर्शनल एरिया होता है जो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो वो सुपर बिल्टअप एरिया में आ रहा है ना, मतलब एक इंडिविजुअल आपका फ्लैट है वो वाला एरिया नहीं आ रहा है, सारे फ्लैट का एरिया भी आ रहा है सुपर बिल्टअप में, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब सीधी सी बात है कॉमन प्रोपोर्शनल एरिया आ रहा है, मेरा मतलब
ठीक है। तो जो सुपर बिल्टअप एरिया पहले जो होता था, रेरा नहीं आया था उससे पहले, जो बिल्डर्स होते थे वो सुपर बिल्टअप एरिया के बेसिस पे किसी को प्लॉट बेचते थे। तो एक्चुअल में सुपर बिल्टअप एरिया काफी ज्यादा आता है, तो ज्यादा होता है इसका मतलब उस बेसिस पे उनको पैसा ज्यादा मिलता था। अभी क्या हुआ, रेरा आने के बाद कारपेट एरिया बेसिस पे सेल करना। तो कारपेट एरिया एक्चुअल नेट यूजेबल फ्लोर एरिया होता है, ठीक है, जितना फ्लोर पे यूज कर सकते हो, है ना, वो होता है। तो उसी का आपको पैसा देना है, आप सुपर बिल्ट के हिसाब से नहीं ले सकते। तो रेरा के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा संशोधन हो चुका है, 2016 से हुआ है। नेक्स्ट प्रोसीड। So all right, this is again a very personal question. So tell me about the most important person of your life. ओके, क्वेश्चन तो अच्छा है क्वेश्चन। So एक्चुअल में हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है? इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है उसके माँ बाप होते हैं, ऐसे ही होता है जहां तक सुना है। लेकिन माँ बाप तो उनका फर्ज है एक्चुअल में निभाते ही, आपके जो माता पिता होते हैं, मदर फादर, ठीक है, वो तो आपको फर्ज निभाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन जो ऐसा काम कर दे जिस पर्टिकुलर टाइम में जहां पर आपका टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, ठीक है, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर रोल अदा करता है तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो ये घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी। तो इसमें क्या हुआ कि एक टाइम था जब मेरे पास कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे थे, ठीक है, तो उस टाइम में मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, मैं नाम बता देता हूँ, मिस्टर एलन जायसवाल, लक्ष्मीनारायण जायसवाल, जो कि लक्ष्मी सिनेमा के ऑनर है, ठीक है, उन्होंने मेरे टैलेंट को परख लिया। परखने के बाद मुझे उस टाइम पे कुछ पैसे की जरूरत थी, 50,000 रुपीज, है ना, और उस टाइम पे 50,000 रुपीज से मेरा एडमिशन हुआ था कॉलेज, ठीक है। तो मेरे लिए वो जो एक पल था, क्षण था, ठीक है, मोमेंट था, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो क्षण में जो उन्होंने जो मदद करी, मतलब जो काम किया, वो आपके जो माँ बाप काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन उस पर्टिकुलर जगह पर आपको हेल्प करता है जहां से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब मैं इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, मतलब हम मेहनत करते हैं जरूर, लेकिन विदाउट सपोर्ट नहीं कर सकते आप। मतलब आप अकेले बड़े नहीं बन सकते। राइट, लाइफ में आपको बनना है बड़ा तो अकेले नहीं बन सकते, आपको छोटा छोटे जो मतलब सीधी सी बातें हेल्प मिलती है लोगों से, है ना, उस बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचते हो, उससे पहले नहीं पहुंच पाते। ओके, तो वही पर्सन मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। Okay, all right. So the next question is, should ABPS second training include in engineering or architecture course? Okay. अगर ABPS ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रोवल सिस्टम की मैं बात करूं, इस सिस्टम को हर इंजीनियरिंग कॉलेज और हर आर्किटेक्चर कॉलेज में कोर्स के रूप में 15 डेज की ट्रेनिंग के रूप में इंक्लूड कर दिया जाए, तो जब भी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रहेगा, कोई भी रहेगा, जब वो पास होगा तो उसको पढ़ने के लिए लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सपोज कि मेरे को सीखना है, तो जिससे जो कंट्री है पूरे देश में, अगर इस जो पर्टिकुलर कोर्स को पूरे देश में 15 दिन की ट्रेनिंग के रूप में लास्ट ईयर में, तब लास्ट ईयर में जब वो निकलते, उस टाइम नहीं कि आप सेकेंड ईयर में सिखा दो, नहीं तो भूल जाएंगे वो, है ना। लास्ट ईयर में इसकी 15 डेज की ट्रेनिंग हो, ताकि उनको बिल्डिंग परमिशन ड्राइंग कैसे बनानी हो, कैसे कलर कोर्स पे काम करना, 15 डेज की ट्रेनिंग ओनली, ठीक है, ये ट्रेनिंग दी जाए और इसका छोटा सा कोर्स बनाया जाए, है ना। जिससे क्या होगा कि ये जो लोग स्टूडेंट्स होते, सॉरी, है ना, स्टूडेंट्स होते या सीखने वाले होते, ये जो पैसा देते हैं ना, कब, जब पढ़ाई कर लेते उसके बाद, अगर इस कोर्स को वहीं सीख लेंगे तो आपकी कंट्री का लगभग करोड़ों रुपए बच जाएगा, मतलब पब्लिक का पैसा 15 दिन में, 15 दिन के काम में करोड़ रुपया बच सकता है।
तो इसको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट। Okay. So, my last question to you: what is your life goal? गोल। Yeah. This is very interesting question, I think. अब हम गोल की बात करें, अब जैसे कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कुछ कंसल्टेंसीज के साथ मिलकर काम किया, कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ठीक है, उनके साथ काम किया, सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज हो गया, ठीक है, और काफी सारी बुक्स पढ़ ली, ठीक है, साइट का नॉलेज हो गया, ठीक है। अब मैं कहीं पर किसी पर्टिकुलर एमएनसी कंपनी से जाता हूँ, तो वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मार्केट से चला गया तो वो लोग मतलब अगर मैं मार्केट से चला गया तो यहाँ पर मार्केट में एक होल रह जाएगा, मतलब एक तरह से एक मतलब एक नॉलेज देने वाला, सारी चीजों का नॉलेज देने वाला पर्टिकुलर पर्सन चला जाएगा। Yeah, right. अगर हम चाहें तो ये जो इंदौर है, शहर है, इंदौर शहर है, उसमें एक सीए सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर सोसाइटी ओपन करते हैं। उससे क्या होगा, जितने भी जो लोग रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे या फिर सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट रहेंगे, उस पर सब ज्वाइन होंगे, तो सब अपने सवाल जवाब वहां पर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे सोसाइटी में, तो लोगों का नॉलेज बढ़ेगा डिस्कशन में। मतलब आज जैसे कि मेरा जो नॉलेज है, तो ये नॉलेज खुद के द्वारा नहीं आया है, ये नॉलेज लोगों की प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकला, और फिर आपका एक्सपीरियंस को काउंट किया गया है, फिर एक्सपीरियंस ऐसे बन जाता है। ओके, ठीक है। अगर एक सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर दोनों मिला के सीए करके एक सोसाइटी बन जाए, तो जिससे जितने भी इंजीनियर्स हैं अपने एमपी के, है ना, वो सारे इंजीनियर सोसाइटी से जुड़ जाए और सारे डिस्कशन एक दूसरे से करें, तो ऑटोमेटिकली आप टेक्निकली ग्रो कर जाओ। मतलब आपकी जो कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मान लिया कि कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ाया गया सब कुछ, मैंने ऐसा माना, उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो यही मेरा गोल है कि एक सीए करके एक सोसाइटी बनाई जाए, जिससे पब्लिक को काफी ज्यादा फायदा हो और उनको कभी भी कोई डाउट्स ना हो। अब इस नॉलेज को लेकर कहाँ जाऊंगा, कहीं तो देना पड़ेगा, इसलिए, और जब तक समस्या आएगी तब तक गोल खत्म नहीं होगा। मतलब जिस दिन प्रॉब्लम खत्म, उस दिन मेरा गोल खत्म। मतलब प्रॉब्लम तो कभी खत्म होनी नहीं, तो गोल भी कभी खत्म नहीं होगा, तो सक्सेस जल्दी हो जाएगी। Yeah, right. Simple. Okay, so thank you very much, sir, and nice to meet you for such an amazing knowledge. Thank you.